गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले देखिए, इसमें आपको डेफिनेशन पढ़नी है एनवायरनमेंट की। एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज कलेक्टिवली टर्म्ड एज एनवायरनमेंट। देखिए, हमारे आसपास जो भी सराउंडिंग है उन सबको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट बोलते हैं। सही। एवरीथिंग दैट सराउंड अस, हमारे आसपास जो भी चीज है उन सबको मिलाकर उन सबका जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट बोलते हैं। एनवायरनमेंट एक्ट एज अ लाइफ सपोर्ट सिस्टम फॉर अस, और ये हमारे लिए क्या होता है? लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। सिंस इट इज फ्रॉम एनवायरनमेंट वी गेट फूड टू ईट, खाने के लिए हमें जो खाना मिलता है वो भी कहाँ से मिलता है? एनवायरनमेंट से मिलता है। पीने के लिए जो पानी मिलता है वो भी एनवायरनमेंट में से मिलता है, और ब्रीथ करने के लिए जो एयर हमें चाहिए होती है वो भी हमें एनवायरनमेंट से मिलती है। और बाकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है डेली लाइफ की, वो सारी जो है हमारी एनवायरनमेंट जो है वो पूरी करता है। अब देखिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोस्फीयर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, बायोस्फीयर का मतलब होता है, बायोस्फीयर मीन्स रीजन ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर ऑक्युपाइड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोस्फीयर क्या होता है? ये एक रीजन को रिप्रेजेंट करता है। कहां पर? अर्थ क्रस्ट पर, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। सही। और इसके साथ साथ जो एटमॉस्फेयर होता है उसको भी हम क्या करते हैं? बायोस्फीयर के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। देखिए, बायोस्फीयर मीन्स रीजन ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर ऑक्युपाइड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है? ये रीजन को रिप्रेजेंट करता है, किसके? अर्थ क्रस्ट के और एटमॉस्फेयर को। क्लियर है? जहां पर कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। और इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 फिजिकल डिविजन्स होते हैं इसके। सही। सबसे पहला होता है लैंड, दूसरा होता है वाटर, और तीसरा होता है एयर। अब देखिए, लैंड वाला जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, वाटर वाला जो एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर, और एयर वाले को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, लिथोस्फीयर इज द आउटर सॉलिड क्रस्ट ऑफ अर्थ विच वी कॉल लैंड। देखिए, लिथोस्फीयर क्या होता है? ये आउटर सॉलिड क्रस्ट होता है किसका? अर्थ का, जिसको हम लैंड भी बोलते हैं। इट्स अपर वेदर्ड पार्ट फॉर्म्स द सॉइल, और इसका जो अपर वेदर्ड पार्ट होता है वो क्या करता है? सॉइल फॉर्म करता है। क्लियर है? तो देखिए, बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर रीजन होता है किसका? अर्थ क्रस्ट का और एटमॉस्फेयर का, जिसको कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ने ऑक्युपाई कर रखा है। बायोस्फीयर को हम 3 मेजर कैटेगरी में, इसके 3 बड़े डिविजन्स होते हैं। पहला लिथोस्फीयर, दूसरा हाइड्रोस्फीयर, और तीसरा एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर जो होता है वो लैंड के एरिया को बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर जहां पर पानी होता है, और एटमॉस्फेयर जहां पर एयर होती है। अब देखिए, लिथोस्फीयर इज द आउटर सॉलिड क्रस्ट ऑफ अर्थ विच वी कॉल लैंड। लिथोस्फीयर जो होता है ये आउटर सॉलिड क्रस्ट होता है किसका? अर्थ का। अर्थ का जो सबसे भारी पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। और इसका जो वेदर्ड पार्ट होता है किसका? लिथोस्फीयर का, वो क्या करता है? सॉइल बनाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हाइड्रोस्फीयर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर इज द वाटर कंपोनेंट ऑफ अर्थ। अर्थ के ऊपर जो भी वाटर कंपोनेंट है, जो भी वाटर बॉडीज है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। अराउंड अप्रोक्सीमेट जो है 75% ऑफ द अर्थ सरफेस covered with water in the form of seas, rivers, lakes, ponds, impoundments, मतलब reservoirs, dams, etc. क्लियर है? अब जो पानी होता है अर्थ के ऊपर वो सीज में मिलता है, रिवर्स में मिलता है, लेक्स में मिलता है, पॉन्ड्स में मिलता है, इम्पाउंडमेंट्स में मिलता है, डैम्स में मिलता है। अंडरग्राउंड वाटर इज अनदर कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो भी क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर का ही कंपोनेंट होता है। अब नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट कवर्स द होल अर्थ। अब देखिए, एटमॉस्फेयर जो होता है ये
ब्लैंकेट होता है, सही। एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट कवर्स द होल अर्थ। अब देखिए बायोस्फीयर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट और एक होता है अबायोटिक कंपोनेंट। देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो लिविंग होते हैं, सही। लिविंग बीइंग्स जो होते हैं कंस्टिट्यूट द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के अंदर जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। वाइल एयर वाटर सॉइल फॉर्म्स द नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, लिविंग बीइंग्स में कौन आएगा, एनिमल्स आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, वो सारे के सारे क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं किसके, बायोस्फीयर के। और नॉन लिविंग में क्या आ जाएगा, एयर आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, सॉइल आ जाएगा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं किसके, बायोस्फीयर के। इन्हें क्या बोलते हैं हम, एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। अब देखिए बोथ टाइप्स ऑफ दीज प्रोवाइड्स रिसोर्सेज टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ द लाइफ फॉर्म। ये दोनों के दोनों जो है वो जरूरी होते हैं। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, बेसिक रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं, क्लियर है, जिसको हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। However, the energy required for supporting these life forms is ultimately obtained from the sun। अब देखिए इन दोनों कंपोनेंट्स को सपोर्ट कौन करता है, वो सन उनको क्या करता है, सपोर्ट करता है। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कौन पूरी करता है, वो सन पूरी करता है। सन एनर्जी जो होती है वो उसको पूरा करती है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सन जो होता है ये अल्टीमेट सोर्स होता है किसका, लाइफ का। देखिए ये मान लीजिए आपको अर्थ दे रखा है, तो इसका ये जो इनर पार्ट होता है इसे बोलते हैं कोर। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं मेंटल, और ये जो बाहरी पोर्शन होता है जिस पर हम रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। क्लियर। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बायोस्फीयर हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक इनएग्जॉस्टिबल और एक एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल को हम फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं, मगर जो एग्जॉस्टिबल होते हैं उन्हें हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। अब देखिए सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर द लिविंग एंड नॉन लिविंग components of nature which are used by humans to meet their requirement। तो देखिए नेचुरल रिसोर्सेज क्या होंगे, ये दोनों तरह के कंपोनेंट से बने होते हैं, लिविंग से भी और नॉन लिविंग से भी, सही। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं किसके, नेचर के, सही, जिसको कि ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, अपनी डेली रिक्वायरमेंट के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए पानी है, प्लांट्स हो गए, उनको हम क्या करते हैं, अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, अपने सर्वाइवल के लिए। अच्छा अब देखिए इसके बाद है अर्थ रिसोर्सेज क्या होते हैं। अब देखिए सिंस नेचुरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल ओनली फ्रॉम द अर्थ। अब देखिए हमें ये पता है जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये सारे के सारे जो है हमें अर्थ पर मिलते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, अर्थ रिसोर्सेज भी बोलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं किसके, नेचर के, जिनको ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति के लिए यूज करते हैं। अब देखिए जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं इन्हें हम क्या करते हैं, दो मेन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उनमें से एक होती है इनएग्जॉस्टिबल और एक होती है एग्जॉस्टिबल। हाँ इनएग्जॉस्टिबल को हम फर्दर डिवाइड नहीं करते, मगर जो एग्जॉस्टिबल होते हैं उनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आप इनएग्जॉस्टिबल देख लीजिए। दे आर नेचुरल रिसोर्सेज विच अकर इन सच ए abundance that they are not likely to get exhausted despite continuous use। example air, water and solar energy। अब देखिए इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो
रिसोर्सेज होते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होंगे, उनको आप जितना मर्जी यूज कर लीजिए वो कभी भी खत्म नहीं हो सकते हैं। सही है, क्लियर है। ये इतनी अबंडेंस में हमें मिलते हैं कि इनका हम जितना मर्जी यूज कर लें कभी खत्म होंगे ही नहीं। इसके 3 एग्जांपल क्या है, एयर, वाटर एंड सोलर एनर्जी, ये इसके मेन एग्जांपल है। अब देखिए, जब तक सन है तब तक सोलर एनर्जी भी हमें मिलेगी, क्लियर है। सेकंड, जब तक सन है तब तक क्या होगा, अनइवन हीटिंग होगी अर्थ पर, और जब भी अर्थ पर अनइवन हीटिंग होती है उसके कारण क्या होती है, एयर बनती है। सही, जो विंड फ्लो होती है वो इसी के कारण होती है। अच्छा, वाटर, अर्थ का जो 75% अप्रॉक्सीमेट 75% जो है वो वाटर से भरा हुआ है, तो इसका मतलब वाटर जो है वो भी इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में ही आएगा। हाँ, पीने वाला पानी जो है वो नहीं है, ये सिर्फ वाटर के लिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर। सही, पीने वाला पानी जो है वो एग्जॉस्टिबल होता है। सही, क्यों? क्योंकि जो सी में हमें पानी मिलता है वो पीने लायक नहीं होता है, हम उसको पीने लायक बना सकते हैं, पीने लायक हम उसको बना सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद आता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, जो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, कहाँ पर, अर्थ के ऊपर। सही है, दे मे टू गेट डिप्लीटेड बाय कंटिन्यूस एंड इनडिस्क्रिमिनेट ह्यूमन कंजम्पशन। अब अगर मान लीजिए आप इनका इनडिस्क्रिमिनेट यूज करेंगे तो ये आने वाले टाइम में क्या होंगे, खत्म भी हो सकते हैं। तो जो सच्चे अबंडेंस में है कि वो कभी खत्म ही नहीं हो सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनएग्जॉस्टिबल। और जो लिमिटेड क्वांटिटी में जिनका अगर हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते हैं तो वो आने वाले टाइम में खत्म हो जाएंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखिए, ये जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं इन्हें हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। अब देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो रेगुलरली रिप्लेनिश होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए फॉरेस्ट है, आप फॉरेस्ट का यूज कर रहे हैं, सही है, फॉरेस्ट को आप काटते हैं, आप फॉरेस्ट में गए, फॉरेस्ट में आप क्या करिए, ट्रीज को जितना मर्जी काट लीजिए, सही है, मगर उससे ज़्यादा जितने फॉरेस्ट के एरिया को आप काट रहे हो उससे ज़्यादा अगर आप प्लांट उगा देते हो तो उस केस में क्या होगा, ग्रीनरी एज इट इज रहेगी। क्लियर है, दोबारा समझ लीजिए। देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, दे आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज विच गेट रिप्लेनिश्ड रेगुलरली। These includes both living and non-living resources which can replenish themselves by quick recycling. सही, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सॉइल, अंडरग्राउंड वाटर। सही है, देखिए मान लीजिए आप जो है एक पर्टिकुलर कंट्री की बात करते हैं, वो कुछ एरिया को जो है हर साल क्या करती है, काट देती है फॉरेस्ट का। सही है, वहाँ से ट्रीज वगैरह को क्या करती है, काट देती है। अब अगर वो ये डिसाइड कर ले कि जितने एरिया के उन्होंने ट्री काटे हैं उससे उतने ही एरिया में अगर वो प्लांट लगा देते हैं या उससे ज़्यादा एरिया में अगर वो प्लांट लगा देते हैं तो उस केस में क्या होगा कि जो फॉरेस्ट की एरिया है, फॉरेस्ट का कवर्ड एरिया है, वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। क्लियर है, तो इस केस में क्या होगा, फॉरेस्ट जो है वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। सही है, मान लीजिए आपने 1 हेक्टेयर काटा, उसकी बजाय आप 2 हेक्टेयर में प्लांट लगा दीजिए, 1 हेक्टेयर में ही प्लांट लगा दीजिए, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा ग्रीनरी एरिया होगा वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। क्लियर है, अब इसके बाद आता है बच्चों नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो अपने आप को रेप्लेनिश नहीं कर पाते हैं, जो अपने आप को रेप्लेनिश नहीं कर पाते हैं, या अगर रेप्लेनिश कर भी पाते हैं तो वो काफ़ी टाइम बाद रेप्लेनिश कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एग्जांपल दिया हुआ है फॉसिल फ्यूल्स का। सही है, जो कोल और पेट्रोलियम होता है उसे बनने में हजारों साल लग जाते हैं। सही, फॉरेस्ट का क्या होता है, फॉरेस्ट तो 2-3 साल में तैयार हो जाता है। सही, मगर अगर आप फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं, कोल पेट्रोलियम का यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, इनको यूज़ तो हम बड़ी जल्दी कर लेते हैं मगर इनको बनने में हजारों साल लगते हैं। तो इसका मतलब ये जल्दी से रेप्लेनिश तो हो नहीं पाते, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। इनका अगर मान लीजिए आपने एक बार यूज़ कर लिया तो ये खत्म। क्लियर है,
जबकि फॉरेस्ट में ऐसा नहीं होता। फॉरेस्ट में क्या होता है, आप 2-3 साल में फॉरेस्ट नया डेवलप कर सकते हैं, मगर जो नए फॉसिल फ्यूल बनेंगे वो हजारों साल बाद जाकर बनते हैं। इसके दूसरे एग्जांपल्स क्या हैं बच्चों, मिनरल्स भी इसी के एग्जांपल हैं। मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल्स ये दोनों के दोनों क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अब देखिए इसके बाद हमें डिफरेंशिएट करना है बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। अब देखिए सबसे पहला डिफरेंस क्या है, दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड विद इन रीजनेबल टाइम। जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ये रीजनेबल टाइम के अंदर क्या होते हैं, दोबारा से रिप्लेनिश हो जाते हैं। जबकि जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होंगे, सही है, या तो ये रिप्लेनिश होते ही नहीं है या इनको रिप्लेनिश होने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। सेकेंड, दीज रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड फॉर एवर प्रोवाइडेड दे आर यूज्ड इन लिमिटेड अमाउंट। अब देखिए इन रिसोर्सेज को आप जो है हमेशा के लिए यूज कर सकते हैं अगर आप इनको लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करते हैं। नॉन रिन्यूएबल है, दीज रिसोर्सेज विल अल्टीमेटली लेसन एंड गेट एग्जॉस्टेड। ये धीरे धीरे कम होंगे और अल्टीमेटली ये खत्म हो जाएंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज दे आर बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक, इसमें दोनों आते हैं, बायोटिक भी आते हैं और एबायोटिक भी आते हैं। जबकि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं इनमें सिर्फ एबायोटिक कंपोनेंट ही नेचर के आते हैं। रिन्यूएबल में देयर अवेलेबिलिटी कैन बी इंक्रीज्ड, सही है, हाँ इनकी आप अवेलेबिलिटी बढ़ा भी सकते हैं। सही है, मान लीजिए आपने 1 हेक्टेयर में पेड़ काटे और 10 हेक्टेयर में प्लांट लगा दिए तो फॉरेस्ट जो होगा वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, देयर इंक्रीज एक्सप्लॉयटेशन विल रिजल्ट इन क्विक एग्जॉस्शन। सही है, अगर आप इनको जल्दी से जल्दी यूज करते हैं, सही है, ओवर इनको एक्सप्लॉइट करेंगे तो ये क्या होंगे, बहुत जल्दी जो है खत्म हो जाएंगे। लास्ट एग्जांपल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, अंडरग्राउंड वाटर एंड सॉइल, ये इसके क्या है, एग्जांपल है किसके, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। और नॉन रिन्यूएबल के क्या है, फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स, ये इसके 2 एग्जांपल्स हैं। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, द रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज अंडरग्राउंड वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इफ नॉट मैनेज प्रॉपरली, सही, कैन बिकम नॉन रिन्यूएबल। अगर आप इनको प्रॉपरली यूज नहीं करेंगे तो ये भी क्या होंगे, नॉन रिन्यूएबल बन जाएंगे। अब देखिए, all the abiotic component of the environment form weather and climate of a particular area। जितने भी abiotic component होते हैं किसके, environment के, वो क्या करते हैं, किसी एक particular एरिया का weather और climate बनाते हैं। तो अब आप ये देखिए सबसे पहले कि weather होता क्या है। देखिए, every moment there are changes in the temperature, biometric pressure, humidity, precipitation, sunshine, cloudiness, wind direction, speed and other conditions in the troposphere। सही है, these short term changes in the properties of the troposphere forms the weather। देखिए ये सारे के सारे जो शॉर्ट टर्म चेंजेस होते हैं किसमें, कहाँ पर, ट्रोपोस्फियर में, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। सही है, देखिए हर वक्त होता क्या है, हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, बायोमेट्रिक प्रेशर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, प्रेसिपिटेशन होता है, सनशाइन होता है, क्लाउडीनेस होती है, विंड की डायरेक्शन और स्पीड होती है, और भी बहुत सारे, सही है, चीज़ें होती है जो कि चेंज होती रहती है किसमें,
ट्रोपोस्फियर के अंदर। इन्हीं चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेदर। दी शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रोपोस्फियर फॉर्म्स द वेदर। अब देखिए क्लाइमेट क्या होता है, जो एवरेज वेदर होता है किसी भी एरिया का, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। क्लियर है? तो अगर मान लीजिए आप किसी नए एरिया में जाते हैं तो आप कहते हैं जी वहां पर क्लाइमेट कैसा होगा, मतलब वहां पर नॉर्मली वेदर कैसा रहता है। तो क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, इट इज द एवरेज वेदर ऑफ एन एरिया। इट इज द एवरेज वेदर ऑफ एन एरिया। It represents the general pattern of atmospheric and weather conditions, seasonal variations and weather extremes in a region over an extended period, say 50 or 100 years, at least 30 years। देखिए ऐसा होता है, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया का किसी को क्लाइमेट बताते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं, उसके पिछले 30 साल में कैसा वहाँ पर वेदर रहा है उसके बारे में हम उसको बताते हैं। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ी इलाका है जहाँ पे हर ठंड में जो है स्नोफॉल होती है, सही है? तो हम क्या कहेंगे, वहाँ पर क्लाइमेट कैसा रहता है, वहाँ पे क्या होता है, स्नोफॉल होती है ड्यूरिंग विंटर्स। क्लियर है? हम ये बोलेंगे। अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो है जून से जुलाई के बीच में रेनफॉल होती है, तो वहाँ पर जो क्लाइमेट होगा वो क्या होगा, रेनी होगा ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड। क्लियर है? तो देखिए इट इज द एवरेज वेदर ऑफ एन एरिया। ये एवरेज वेदर को रिप्रेजेंट करता है किसी भी एरिया के। इट रिप्रेजेंट द जनरल पैटर्न। ये जनरल पैटर्न बताता है कि वहाँ पर कैसा वेदर रहता है। वहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहती है, वहाँ पर ज़्यादा ठंड रहती है, वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होता है, सही है, वहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। वो सारा का सारा क्या होता है, हम पिछले कम से कम 30 साल 50 साल या 100 साल का देखकर बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल ले रखा है। फॉर एग्जांपल डेजर्ट एरिया हैव अ हॉट क्लाइमेट। सही, जितने भी डेजर्ट एरिया होते हैं वहां पर क्या होता है, हॉट क्लाइमेट होता है। वेयर एज स्नो बाउंड माउंटेन्स हैव अ कोल्ड क्लाइमेट। सही, जिन भी माउंटेन्स में स्नोफॉल होती है वहां पर हमेशा क्या होता है, ठंड रहती है। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एयर। अब देखिए सबसे पहले एयर होती क्या है। द मल्टी लेयर्ड गैसियस एनवेलप सराउंडिंग द प्लैनेट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। देखिए जो मल्टी लेयर्ड गैसेस हैं, सही है, एक मल्टी लेयर्ड गैसेस का एनवेलप है जो कि किसको सराउंड करके रखता है, वो हमारे अर्थ को जो है सराउंड कर रखता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। इसको हम क्या करते हैं, 5 अलग अलग लेयर्स में डिवाइड करते हैं। ट्रोपोस्फियर, हमें सिर्फ इसी को पढ़ना है। स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और लास्ट होता है एक्सोस्फियर। सही। अब इसमें जो ट्रोपोस्फियर होता है, ट्रोपोस्फियर इज द लोएस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर विच कंटेन्स एयर एंड इज सब्जेक्ट ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग। अब देखिए ट्रोपोस्फियर जो होता है वो सबसे लोअर पार्ट होता है किसका, एटमॉस्फेयर का। क्लियर है? यहाँ पर हमें सारी की सारी गैसेज जो होती हैं मिलती हैं और यहीं पर जो है डिफरेंशियल हीटिंग होती है। मतलब देखिए ये मान लीजिए आपको अर्थ दे रखा है और यहाँ पर सन दे रखा है। क्लियर है? सन को मैंने इसलिए छोटा बनाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर होता है अर्थ से। सही है? नहीं तो सन का साइज़ क्या होता है, अर्थ के मुकाबले बहुत बड़ा होता है। अच्छा, अब ये जो सन से हीट आएगी तो वो हीट जो होती है कभी भी पूरे अर्थ को यूनिफॉर्मली क्या करती है, हीट अप नहीं करती है। सही है? कहीं पर इसकी हीट ज़्यादा पड़ती है, कहीं पर इसकी हीट क्या होती है, कम पड़ती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल हीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल हीटिंग। अब देखिए इट एक्सटेंड्स, जो ट्रोपोस्फियर होता है ये कहाँ से कहाँ तक होता है, अब हमें ये पढ़ना है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ अप टू 8 to 20 किलोमीटर। अगर आप सरफेस ऑफ द अर्थ से मेजर करेंगे तो ये 8 से 20 किलोमीटर ऊपर पड़ता है, उसकी हाइट पर पड़ता है। मतलब 8 to 20 किलोमीटर की हाइट पर पड़ता है। मैनी इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक इवेंट्स सच एज क्लाउड फॉर्मेशन भी यहीं पर होता है, लाइटनिंग भी यहीं पर होती है, थंडरिंग भी यहीं पर होती है, थंडर स्टॉर्म भी यहीं पर आते हैं। सही है? ये सारी की सारी एक्टिविटी कहाँ पर होती है, ट्रोपोस्फियर में होती है। अब देखिए
देखिए ये आप डायग्राम पढ़ लीजिएगा, इसमें सबसे नीचे क्या होता है, ट्रोपोस्फियर होता है, फिर क्या आता है, स्ट्रेटोस्फियर आता है, सही है, फिर आता है मीजोस्फियर, फिर आता है थर्मोस्फियर। क्लियर है? तो ये आप देख लीजिएगा। और लास्ट में आता है आइनोस्फियर। अब देखिए हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ गैस इन एयर। सही है, जो एयर में कौन कौन सी गैसेस किस किस वॉल्यूम में होती है। नाइट्रोजन जो है वो अराउंड 78% होता है, ऑक्सीजन अराउंड 21% होता है, आर्गन अराउंड 0.93% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड 0.03% होता है, और जो मिसलेनियस डस्ट मॉइस्चर वगैरह होते हैं वो 0.02% होती है। अब देखिए इसके बाद आती है इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस क्या होती है। सबसे पहला होता है रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट कंट्रोल, सॉरी, सही। सबसे बड़ा जो रोल होता है एटमॉस्फेयर का वो क्लाइमेट कंट्रोल का होता है, ये इसका सबसे मेन रोल होता है। अब देखिए एयर जो होता है ये इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है, इसको आप जितना मर्जी यूज कर लो ये कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। इन अ वर्ल्ड विदाउट एयर देयर वुड बी नो प्लांट, नो एनिमल लाइफ, नो विंड, क्लाउड, रेन, नो फायर एंड नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल सोलर रेडिएशन। बिना एयर के ना तो कोई प्लांट होगा, ना ही कोई एनिमल लाइफ होगी, ना ही कोई विंड होगा, ना ही कोई क्लाउड फॉर्मेशन होगी, ना ही रेन होगी, ना ही फायर लगेगी, ना ही प्रोटेक्शन होगी अगेंस्ट हार्मफुल सोलर रेडिएशन। दिस इज बिकॉज द एटमॉस्फेयर कवर्स द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट। ये इसलिए होता है क्योंकि जो एटमॉस्फेयर होता है वो अर्थ को क्या करता है, एक तरह से ब्लैंकेट के रूप में क्या करता है, कवर करता है। अब देखिए नेक्स्ट, एयर इज अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो होता है वो बेड कंडक्टर होता है किसका, हीट का। द एटमॉस्फेयर कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली स्टडी ड्यूरिंग द डे एंड इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ होल ईयर। अब देखिए एयर जो होता है ये बेड कंडक्टर होता है हीट का, और एटमॉस्फेयर जो होता है, द एटमॉस्फेयर कीप्स द average temperature of the earth fairly steady during the day and even during the course of whole year। पूरे दिन जो ब्लैंकेट होता है, पूरे साल वो क्या करता है, जो अर्थ का टेम्परेचर होता है उसको वो क्या करता है, मेंटेन कर कर रखता है, उसको क्या करता है, वो मेंटेन कर कर रखता है। द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स द सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स। और ये क्या करता है, सडन इंक्रीज जो होता है टेम्परेचर का दिन में, उसको ये क्या करता है, रोकता है, उसको कंट्रोल करता है। एंड एट नाइट एटमॉस्फेयर स्लो डाउन द एस्केप ऑफ हीट इनटू द आउटर स्पेस। और रात को क्या करता है, ये हीट जो एस्केप करके जा रही होती है अर्थ से, उसको ये क्या करता है, रोक लेता है। सही। अच्छा अब देखिए हम मून का एग्जाम्पल लेते हैं, जहां पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पर क्या होता है। For instance, moon, which is about the same distance from the sun, that of earth। देखिए ऐसा होता है, सन से मून का और अर्थ का जो डिस्टेंस होता है वो लगभग सेम है, बट इट लैक एन अर्थ लाइक एटमॉस्फेयर, मगर वहाँ पर अर्थ लाइक एटमॉस्फेयर नहीं है। एज ए कॉन्सिक्वेंस, उस कारण होता क्या है, ऑन द सरफेस ऑफ द मून द टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम -190 टू 110 डिग्री सेल्सियस। मगर मून पर जो टेम्परेचर होता है वो -190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। दिन में तो वहाँ पे 110 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, और रात में -190 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। थस मून्स टेम्परेचर राइज ड्यूरिंग द सनलाइट, सही, ड्यूरिंग द सनलाइट पीरियड to about 110 degree Celsius and cools to -190 degree Celsius during the dark period, that means in night। देखिए होता क्या है, ये अर्थ है, तो अर्थ के अराउंड एक ब्लैंकेट बनी हुई है, किसकी, एयर की, उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। वो क्या करती है, जो भी हीट एस्केप कर कर जा रही होती है, सही, सन रेज जो है अर्थ के लैंड पर, अर्थ पर पड़ी,
जब वो पढ़कर वापस जा रही होती है तो उसको क्या करता है, ये रोक लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। सही, उस कारण क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर होता है दिन और रात का, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। देखिए दिन में तो ऑब्वियस सी बात है सन निकलता है इसलिए गर्मी होती है, सही, मगर रात में हमारा जो टेम्परेचर होता है वो भी ज़्यादा कम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो सन रेज इस पर पड़ती हैं, जब वो हीट पढ़कर वापस जा रही होती है तो उसको कौन एब्जॉर्व कर लेता है, उसको हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो एब्जॉर्व कर लेता है। इसलिए वो क्या करता है, ज़्यादा सडनली ना तो टेम्परेचर को राइज होने देता है अर्थ के, ना ही उसको सडनली कम होने देता है। क्लियर है। अच्छा आप देखिए मून पर क्या होता है, मून पर कोई भी ब्लैंकेट नहीं है, तो वहाँ पर दिन पर जब सनलाइट सीधा पड़ती है तो टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। मगर रात में जब सन रेज नहीं आती है मून के ऊपर तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो माइनस का 190 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना डिफरेंस है, देखो 300 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है। सही, मगर हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दिन और रात के टेम्परेचर में 20 या 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है। क्लियर है। तो ये मेन फायदा है हमें एटमॉस्फेयर का। वैसे तो बहुत फायदे हैं। अब देखिए इसके बाद आता है द मूवमेंट ऑफ एयर। मूवमेंट ऑफ एयर को हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ एयर को क्या बोलते हैं बच्चों, विंड बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये आप समझ लीजिए कि एयर मूव क्यों करती है, पहले तो ये समझ लीजिए। देखिए ऐसा होता है, मान लीजिए ये सन है और ये लैंड है, सही। अब होता क्या है, अर्थ की जो है शेप इस तरीके की है कि सन से जो भी लाइट आती है, जो भी सनलाइट आती है वो कभी भी उसको इवनली हीट अप नहीं करती है, सही। मान लीजिए ये वाला क्लोजर है तो यहाँ पे हीट ज़्यादा कर रही है और ये थोड़ा दूर है लैंड, तो यहाँ पे हीट क्या हो रही है, वो कम कर पा रही है। क्लियर है। अब होगा क्या, इस एरिया में मान लीजिए सनलाइट ज़्यादा आ रही है, सन की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ पर जो एयर होती है वो गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है। कोई भी चीज़ जब गर्म होती है तो गर्म होने के बाद वो हल्की हो जाती है, हल्की होने के बाद वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है, सही है। तो अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए इस एरिया पे ज़्यादा हीट पड़ रही है तो यहाँ की जो एयर होगी वो क्या होगी, ऊपर चली जाएगी गर्म होकर। क्लियर है। तो उस केस में क्या होगा, इस एरिया में यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा। उस वैक्यूम को फिल करने के लिए आसपास की जो एरिया की एयर होगी वो क्या होगी, इसकी तरफ फ्लो करेगी। तो इस तरीके से मूवमेंट होता है किसका, एयर का। क्लियर है भाई। यहाँ पर ये मान लीजिए ये सन है, यहाँ पे ज़्यादा हीट पड़ रही है तो इस एरिया की जो एयर है वो जल्दी गर्म होगी, गर्म होते ही वो ऊपर उठ जाएगी। जैसे ही वो ऊपर उठेगी तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा। उस वैक्यूम को भरने के लिए आसपास की जो एयर है वो इसकी तरफ क्या करेगी, चलेगी। इसी मूवमेंट ऑफ एयर को हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए अब हमें पढ़ना है एयर मूवमेंट इन कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज में एयर का मूवमेंट किस तरीके से होता है। अब देखिए इन कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग डे टाइम देयर इज अ रेगुलर फ्लो ऑफ कूल एयर फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड। अब देखिए होता क्या है, जितने भी कोस्टल एरिया होते हैं दिन के वक्त क्या होता है दिन के वक्त क्या होता है, ड्यूरिंग डे टाइम देयर इज अ रेगुलर फ्लो ऑफ कूल एयर फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड। सी से लैंड की तरफ क्या होती है, ठंडी हवा चलती है, सही। मगर रात में उल्टा होता है। एट नाइट देयर इज अ रिवर्स फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम लैंड टू सी। रात में क्या होता है, जो ठंडी हवा होती है वो लैंड से क्या होती है, सी की तरफ चलती है। क्लियर है। ऐसा क्यों होता है वो समझ लीजिए। पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये है, वो कहते हैं भाई ड्यूरिंग डे टाइम, सही, जो ठंडी हवा होती है वो सी से लैंड की तरफ क्या होती है, चलती है। रात में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, सही। द फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम लैंड टू सी, फ्लो जो होता है एयर का वो क्या होता है, लैंड से सी की तरफ होता है। ऐसा क्यों होता है वो अब हम समझते हैं। देखिए दिस हैपन्स बिकॉज ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर। अब देखिए ये मान लीजिए लैंड है और ये वाटर है, सही। तब होता क्या है, दिन के वक्त क्या होगा कि
जो लैंड है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो बड़ी जल्दी क्या होता है, गर्म हो जाता है। सही, वो बहुत जल्दी क्या होता है, गर्म हो जाता है। क्लियर है, वाटर के मुकाबले। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो एयर होगी जब उस पर हीट पड़ेगी तो वो हीट पड़कर गर्म होगी, गर्म होने के बाद वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है। तो इस कारण क्या होता है, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है। उस वैक्यूम को जो है वाटर बॉडीज से जो एयर आती है वो उसको क्या करती है, कवर करती है। इसलिए ड्यूरिंग डे टाइम कोस्टल एरियाज के आसपास क्या होता है, जो हवा होती है वो क्या होती है, सी से लैंड की तरफ चलती है। कहाँ पर, ड्यूरिंग डे टाइम। ड्यूरिंग डे टाइम दिस हैपन्स बिकॉज ड्यूरिंग द डे टाइम लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर। री-रेडिएशन ऑफ हीट from the land heats the air above it. The hot air rises and creates an area of low pressure. Sea water does not get heated so rapidly, so air above the sea is relatively cool. A high pressure area forms above the sea as compared to air over the land. Therefore, cool air over the sea flows towards the land where the low pressure area exists. क्लियर है? तो ये आप इस तरीके से वहां पर आपको लिख कर आना है। वैसे समझा दिया मैंने आपको। अब देखिए, जब भी एयर का मूवमेंट होता है उसी से जो होता है विंड क्रिएट होती है। अब देखिए, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। दिन के वक्त क्या होता है, ये मान लीजिए आपको लैंड दे रखा है और ये सी दे रखा है। सही, लैंड जो होता है वो बहुत जल्दी क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर जो हवा होती है, एयर होती है, वो गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है। तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होता है। उस वैक्यूम को भरने के लिए ठंडी हवा जो है वो कहाँ से आती है, समुद्र से आती है। सही है, और इसलिए ड्यूरिंग डे टाइम कूल एयर जो होती है वो सी से कहाँ जाती है, लैंड की तरफ जाती है। अब देखिए, रात में उल्टा होता है। रात में क्या होता है, उल्टा होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या होता है, जो लैंड होता है वो जितनी जल्दी क्या होता है, गर्म होता है, उतनी ज़्यादा क्या होता है, वो ठंडा भी हो जाता है। तो इस केस में जो हीट होती है वो किसको गर्म करती है बच्चों, वाटर बॉडीज जो होती हैं, सी जो होता है उसके ऊपर की एयर को गर्म करती हैं। जब वो एयर को गर्म करती हैं तो सारी एयर जो है वो ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होता है। उस वैक्यूम को भरने के लिए आसपास का जो एरिया होता है वहाँ से ठंडी हवा जो है यहाँ पर चलती है। क्लियर है? तो इसलिए लोग जो है सुबह सुबह बीच वगैरह पर जाते हैं घूमने, जिनके आसपास समुद्र वगैरह होता है। क्लियर है? क्यों? वहाँ पर ठंडी हवा चल रही होती है। वो कहाँ से आ रही होती है, वो आ रही होती है लैंड की तरफ से। क्लियर है? अब देखिए, इसके बाद आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मूवमेंट ऑफ एयर। कौन कौन से फैक्टर्स जो है मूवमेंट ऑफ एयर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहला आता है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ। अर्थ की शेप इस तरीके से है ताकि वो उसका कोई पार्ट तो ज़्यादा सनलाइट क्या करता है, रिसीव करता है, और कोई कम करता है। उस कारण क्या होता है, अनइवन हीटिंग होती है इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ। दूसरा होता है डिफरेंसेस इन हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर बॉडीज। अब देखिए, जो रेट ऑफ हीटिंग होता है और रेट ऑफ कूलिंग होता है किसका, लैंड का और वाटर बॉडीज का, वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। लैंड जो होता है वो बहुत जल्दी गर्म होते हैं इन कंपैरिजन टू वाटर बॉडीज, और उतनी ही जल्दी वो ठंडे होते हैं इन कंपैरिजन टू वाटर बॉडीज। थर्ड होता है वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स। अब देखिए, हमें ये तो पता ही है, वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन तो हमेशा ही चलता रहता है, तो ये फैक्टर भी जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। सेकेंड है रोटेशन ऑफ अर्थ। देखिए, नेक्स्ट है रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ का जो रोटेशन होता है वो भी क्या होता है, एक बड़ा फैक्टर है। क्लियर है? अर्थ जो होता है, एक तो वो अर्थ के अराउंड घूमता है और एक वो अपने एक्सिस पर भी घूमता है। सही। और नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ हाई माउंटेन रेंजेस इन द पाथ ऑफ विंड्स। अब देखिए, होता क्या है, जब विंड चलती है तो कई बार क्या होता है, उनके पाथ में क्या आ जाता है, माउंटेन्स आ जाते हैं। सही। तो कई बार वो उन माउंटेन्स से टकरा कर क्या होती है, वापस आती है। क्लियर है?
कई बार वो क्या होती है, डेविएट भी हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है डिफरेंस इन टोपोग्राफी ओवर विच विंड पासिस। सही, टोपोग्राफी मतलब वहाँ का किस तरह का, कहीं पर मान लीजिए डेजर्ट है, एयर जब जाएगी तो कई बार मान लीजिए डेजर्ट होगी, जब वो डेजर्ट के ऊपर से जाएगी तो वो अपने आप ही गर्म हो जाएगी। कहीं पर वो माउंटेन के पास जाएगी जहाँ पर स्नोफॉल होती रहती है, तो उस केस में क्या होगी, ठंडी हवा वहाँ से निकलेगी बनकर। क्लियर है? तो बच्चों ये जो है आपको सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये भी पढ़ लेने हैं। सही, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मूवमेंट ऑफ एयर, कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो मूवमेंट ऑफ एयर को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ। दूसरा डिफरेंसेस इन हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर बॉडीज। तीसरा वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स। वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन तो आपको पता ही होगा। फोर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ। फिफ्थ, प्रेजेंस ऑफ हाई माउंटेन रेंजेस इन द पाथ ऑफ विंड। और लास्ट होता है डिफरेंस इन टोपोग्राफी ओवर विच विंड पासिस। देखिए, विंड अगर मान लीजिए कोई विंड आपकी तरफ आ रही है और वो किसी डेजर्ट के ऊपर से आएगी तो ऑब्वियसली बात है वो गर्म होगी। सही है? अगर मान लीजिए विंड आपके आसपास जो है पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर बर्फ पड़ रही है, तो आपके यहाँ पर जो विंड आएगी वो क्या होगी, ठंडी होगी, ऑब्वियसली बात है। क्लियर है? आपके आसपास जो है डेजर्ट है तो उस केस में क्या होगी, आपकी तरफ जो एयर आएगी वो क्या होगी, नेचुरल सी बात है वो गर्म होगी। क्लियर है? तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, ये वेपराइजेशन और कंडेंसेशन में आपको बता देता हूँ। वेपराइजेशन में क्या होता है, हमारी बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं। सही है? उनमें से वाटर क्या होता है, अपने आप ही क्या होता है, वेपर्स बनकर कहाँ पर, एयर में जाता रहता है। सही है? लाखों टन जो पानी है वो वेपर्स की फॉर्म में क्या होता है, एयर के अंदर चला जाता है। क्लियर है? अच्छा, कंडेंसेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए वो वेपर्स ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, तो धीरे धीरे वो क्या होता है, उनका टेम्परेचर वेपर्स का कम होता है, तो वो क्या होते हैं, वेपर से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में, वाटर की ड्रॉप्स में क्या होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है? उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। वेपराइजेशन मतलब जिसमें लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है, ऐसा प्रोसेस। सही है? और कंडेंसेशन जिसमें वेपर्स जो है कूल करने पे क्या होते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं।